दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक है आज का व्यवस्थापिका। इससे पहले हमने जो भी यूनिट की है वो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। कुछ बात कर लेते हैं कल के टॉपिक के बारे में। कल के टॉपिक में 2 क्वेश्चन थे, आपसे रिलेटेड हैं, और एक क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार था। सर्वप्रथम जावेद अली जी ने पूछा था कि प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी से चुने गए थे। तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन था आपका जो विश्वास मत है और अविश्वास प्रस्ताव, इन दो शब्दों में अंतर समझिए। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में कोई भी व्यक्ति अर्थात सांसद अध्यक्ष को जाके यह कह सकता है कि आप इनके खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ या जो सरकार सत्ताधारी है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए। और अगर अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर लेता है तो उसे 50 सदस्यों का क्या देना होगा, अपने समर्थन में लेके आना होगा। फिर उस पर चर्चा होती है, या चर्चा होने के बाद उस पर क्या होती है, वोटिंग होती है। अगर प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल को लगे कि हम इसमें असफल होंगे बहुमत साबित करने में, या तो वो इस्तीफा दे देता है। अगर उसको लगे कि हम बहुमत हासिल कर लेंगे और नहीं कर पाते तो फिर उनको त्यागपत्र देना ही होगा। तो इस बात को क्या कहा गया है, अविश्वास प्रस्ताव कहा गया है। ये सिर्फ विरोधी पार्टी है उसके द्वारा लाया जाता है। अब विश्वास मत को समझिए कि विश्वास मत क्या होता है। विश्वास मत लेके आती है जो सत्ता में होती है वही पार्टी। विश्वास मत लेके कौन आती है, जो सत्ता में होती है वही पार्टी। वो ये साबित करती है, अपने शक्ति प्रदर्शन के बारे में बताना चाहती है कि हमारे पास बहुमत है। जैसे आप ले सकते हो येदुरप्पा सरकार कर्नाटका में, कि कर्नाटका में येदुरप्पा सरकार बनती है। फिर उनको कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि इनके पास क्या नहीं है, बहुमत संख्या ही नहीं है, आप विश्वास मत तो पारित कीजिए। लेकिन फिर येदुरप्पा को लगता है कि वाकई में विश्वास मत नहीं है हमारे पास, हम सरकार गिर जाएगी, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। वो पहले कहते हैं हम विश्वास मत पारित करेंगे। इसी प्रकार अभी हाल ही में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार विश्वास मत पारित करने के चक्रों में इस्तीफा नहीं दे रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि हम विश्वास मत लेके आएंगे, अर्थात अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। जो सरकार सत्ता में हो उसके द्वारा लाया जाता है विश्वास मत। लेकिन फिर अंत में कमलनाथ सरकार को ये आभास होता है कि हम विश्वास मत पारित नहीं कर पाएंगे, तो कमलनाथ क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ये डिफरेंस है दोनों शब्दों में। तो आपको फिर ये जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त होने वाले मोरारजी देसाई और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल। तो इन शब्दों का अर्थ समझिए कि विश्वास मत है वो सत्ता दल है उसके द्वारा लाया जाता है, और अविश्वास विरोधी दल द्वारा, जो सत्ता में नहीं हो उसके द्वारा। तो ये अंतर है इन दोनों में। अब बात कर लेते हैं कि संसद जो व्यवस्थापिका है। अब हमने पढ़ा था कि आपकी सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में कानूनों को लागू करना था, और व्यवस्थापिका में कानूनों का निर्माण करना, और न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है। तो कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के बारे में। व्यवस्थापिका का क्या अर्थ है, कानून निर्माण करना। और संसद पढ़ रहे हैं तो संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसलिए संसद का अंग होता है क्योंकि जो भी विधेयक पास होते हैं वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पास होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का क्या माना गया है, अंग माना गया है। अनुच्छेद 79 में ये ध्यान रखना, 79 अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया है। अब संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा सदन है और एक राज्यसभा सदन है। राज्यसभा सदन में क्या होता है, स्थायी सदन होता है। द्वितीय सदन है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो इसलिए कमजोर भी सदन है। भाई जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं आपके कौन, एमपी, तो वो कौन सा सदन है, लोकसभा है। और वो क्या कहलाता है, मजबूत, क्योंकि जो जनता जिसमें भागीदारी ले खुद, वो हमेशा मजबूत सदन होता है, और वो हमारे यहाँ क्या है,
लोकसभा है जिसे प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश जो संसद है, विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद कौन सी है? ब्रिटिश संसद है। ये विश्व की सभी संसदों की क्या है? जननी है। भारत में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। द्विसदनीय विधानमंडल आज कौन सा है? द्विसदनीय है। लोकसभा और राज्यसभा अर्थात उच्च सदन और निम्न सदन, दो सदन है। तो द्विसदनीय जो विधानमंडल की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1919। आपको ध्यान रखना कि 2 बार 19 आ रहा है, 1919 सेम तो दो सदन। तो द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी। अब है भारत जो विधान परिषद की स्थापना हुई थी। क्या? विधान परिषद। वो किस चार्टर एक्ट के द्वारा हुई थी? केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना सर्वप्रथम 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 79 टू 122, वैसे 79 से 123 है। लेकिन 123 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस में है? 123 में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 79 टू 122 में क्या है? संसद है। अब बात कर लेते हैं कि संसद के जो दो सदन हैं उनमें क्या अंतर है और इनमें क्या क्या विवरण है, क्या क्या वर्णन है। तो सर्वप्रथम लोकसभा का जो संरचना विवरण दे रखा है वो अनुच्छेद किस में दे रखा है? 81 में। आपको ध्यान रखना है कि मजबूत सदन है तो फर्स्ट नंबर पे जो बड़ी संख्या है किस में आएगी? लोकसभा में। और कमजोर सदन कौन है? राज्यसभा। तो अनुच्छेद 80। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है एमपी को, तो जनता का सदन अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, तो हर 5 वर्ष बाद चुनाव होने के कारण इसे अस्थायी सदन कहा गया है। द्वितीय सदन आपका कौन है? राज्यसभा है। राज्यों का सदन है। राज्यों का सदन है क्योंकि राज्यों का सम्मान प्रतिनिधित्व करता है कौन? राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो। तो राज्य इनको चुन के भेजते हैं विधानमंडलों से। स्थायी सदन है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। हर प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते रहते हैं और चुनते जाते हैं। पहले वाले जो 2/3 हैं वो रहते हैं। तो आज तक इसको में क्या है? सदस्यों का जो कार्यकाल है वो चेंज हुआ है, न कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सदस्य संख्या क्या है। इसमें लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। वर्तमान सदस्य संख्या 545 है और राज्यसभा में 245 है। कितनी है? 245। अब राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य दे रखे हैं उनका अलग अलग विवरण है। जैसे हमारे राज्य है और केंद्र शासित राज्य हैं, इनमें और कितने मनोनीत होते हैं। तो 545 सदस्यों में से 430 सदस्य कहाँ से हैं? राज्यों से। कहाँ? लोकसभा में। और 13 हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन हैं। कितने? 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। वो कौन होंगे? एंग्लो इंडियन 2 लोकसभा में। अब 245 सदस्य हैं वर्तमान में। कहाँ? राज्यसभा में। उनमें से 229 सदस्य राज्यों से हैं और 4 संघ राज्य क्षेत्र से हैं। 12 मनोनीत हैं किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 83 के तहत। अब ये मनोनीत सदस्य आपको बताया था कि 4 प्रकार के जो क्षेत्रों से जुड़े होते हैं वही मनोनीत हो सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य। प्रथम जैसे विज्ञान, कला, साहित्य और समाज, ये 4 क्षेत्र होते हैं, उनसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्य हैं और राज्यसभा में करता है। नेक्स्ट है चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है। भाई लोकसभा में आपकी जो एमपी की उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। आपके क्षेत्र से लोकसभा सदस्य कौन है? उनकी उम्र 25 वर्ष अगर हो चुकी है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगर 30 वर्ष हो चुकी है तो वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष
कि भाई हम खुद वोट दे के चुनते हैं किसे, एमपी को, जो हमारे क्षेत्र से होते हैं। और राज्यसभा सदस्य को विधानसभा के जो सदस्य हैं वो चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। उसी प्रकार राज्यसभा सदस्य को विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है किनका, राज्यसभा का। और राष्ट्रपति का भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन की विधि क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किनका होता है, लोकसभा सदस्य का, और राज्यसभा का वही राष्ट्रपति वाली बात है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। क्या है निर्वाचन की जो विधि क्या है, लोकसभा सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचन और राज्यसभा का आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। बात कर लेते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा का कितना। कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है भाई, 5 वर्ष सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन पहले भी कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 85 के तहत, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, प्रत्येक सदस्य का जरूर कार्यकाल होता है। कितना वर्ष, 5 वर्ष। और यहाँ सदस्य और लोकसभा दोनों का कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष। लेकिन अगर 5 वर्ष पहले भी कोई व्यक्ति अगर त्यागपत्र दे देता है तो वो बात अलग है, और लोकसभा अगर भंग कर दी जाती है तो अलग बात है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि जैसे 6 सदस्य हुए तो 2 पदमुक्त हो गए, फिर 2 साल बाद, 2 साल बाद, तो एक सदस्य की उम्र क्या हो गई, 6 साल हो गई। इस प्रकार है। नेक्स्ट स्टेप, 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता है 1976 में लघु संविधान का भी नाम दिया गया है किसे, 42वें संविधान संशोधन को। तो इसके तहत लोकसभा की जो कार्यकाल किया गया था वह 6 वर्ष कर दिया गया। क्यों, क्योंकि आपातकाल लगा था, और आपातकाल में क्या किया गया था, एक साल 2 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया। तो फिर इसका कार्यकाल ही कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। इस समय सरकार किसकी थी, क्योंकि इस समय आपातकाल लगा हुआ था, किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत वापस 5 वर्ष कर दिया गया। किसका कार्यकाल, लोकसभा का। राज्यसभा का चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद होता है, प्रति 2 वर्ष बाद होता है। और कितने सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का। जबकि मनोनीत का 3 वर्ष बाद होता है, 3 वर्ष बाद होता है। सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अस्थायी अध्यक्ष। लोकसभा में जो भी सदस्य जाते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है, जिसे कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति द्वारा। अस्थायी अध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं उसे। उसके द्वारा सभी सदस्यों को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति शपथ नहीं ले पाता तो उसे लेनी होगी। अगर वह संसद में बैठक में भाग लेता है बगैर शपथ के तो उसका कुछ चार्ज है वो देना होता है। अब है राज्यसभा का सभापति किसको शपथ दिलाता है, राज्यसभा में जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं। यहाँ जो अस्थायी अध्यक्ष, क्यों भाई, क्योंकि राज्यसभा में जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं, क्योंकि ये स्थायी सदन है और चलता रहता है। यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो एनी टाइम जब भी सदस्य चुन के जाएंगे तो सभापति जरूर होगा। लेकिन लोकसभा का चुनाव होगा, चुनाव होने के जस्ट बाद जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह क्या होता है, नया चुनना होता है। लेकिन पहले वाला क्या होता है कि उससे अगर प्रथम बैठक हो तब तक बना रहता है, तो उसे भी क्या चुना जा सकता है, अस्थायी अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो शपथ किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप किसी भी युवा नहीं, जैसे उम्र लिए हुए व्यक्ति को भी प्रोटेम स्पीकर लगभग बनाते हैं, किसको है, जो उम्र लिए हुए होते हैं उन्हीं को बनाते हैं अस्थायी अध्यक्ष। और वही जो लोकसभा में चुन के जाते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। पदाधिकारी कौन होते हैं लोकसभा में, लोकसभा का आपको पता है कि लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों को शपथ नहीं दिलाई जाती, वह सिर्फ जो आपके सांसद बनते हैं उसी वक्त जो शपथ लेते हैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, वही शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ नहीं लेते। अब बात कर लेते हैं सभापति व उपसभापति। तो यह भी कोई शपथ नहीं लेते भाई, सभापति और उपसभापति भी कोई शपथ नहीं लेते, क्योंकि उपसभापति जो शपथ लेता है वह तो लेता नहीं है, और सभापति लेता है तो उपराष्ट्रपति के रूप में लेता है कौन, सभापति, और उपसभापति सदस्य के रूप में लेता है, वही शपथ है। तो जो पदाधिकारी हैं वो कोई शपथ नहीं लेते, आपको ध्यान रखना है, वह जो पर्टिकुलर पद पे होते हैं वही शपथ होती है उनकी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसी भी सदन में कोई शपथ का प्रावधान नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आगामी नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक तक क्या होते हैं, ये पद पर बने रहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जब तक बना रहेगा जब तक आगामी बैठक नए हो, और फिर उनमें से नया चुना जाता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भाई आप कहोगे कि 6 वर्ष तक तो एक सदस्य निर्वाचित होता है, लेकिन आपको बता दूं कि सभापति उपराष्ट्रपति बनता है, और उपराष्ट्रपति क्या होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, न कि सदन का सदस्य सभापति बनता है। इसलिए सभापति का पद कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है अधिकतम। शपथ कौन दिलाता है, पदाधिकारी केवल सांसद के रूप में ही शपथ लेते हैं, और सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में, और उपसभापति कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। किन्हें, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपसभापति। लेकिन सभापति किसके रूप में लेता है, उसको भी शपथ नहीं दिलाई जाती सभापति के रूप में, वह सिर्फ उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा जो त्यागपत्र देते हैं वह किसको देते हैं, सदस्य। पहले बात कर लेते हैं लोकसभा के सदस्य त्यागपत्र किसको देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को और सभापति को। अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को, और सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तो वह राष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपके समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। धन्यवाद।